नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे आईटी के छापे की खबर के साथ में। दरअसल देश भर में आज इनकम टैक्स विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर के देश में 50 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है और इस रेड के बाद कई कारोबारियों में हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में आईटी की टीमें पहुंची हैं। बताया गया है कि दिल्ली के कई कारोबारी टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर हैं। जयपुर में भी कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हुई है। राजस्थान में मिड डे मील में कमाई करने वालों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और मिड डे मील कारोबारी समूह पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। मंत्री राजेंद्र यादव की कोटपुतली में पोषाहार बनाने की फैक्ट्री है। कुल 53 जगहों पर अब तक आईटी की टीमें पहुंची हैं। करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी आयकर रेड में शामिल हैं। 100 वाहनों का भी आयकर रेड में इस्तेमाल किया जा रहा है। जयपुर जिले के कोटपुतली में भी छापेमारी की गई। आईटी अधिकारियों ने सीआरपीएफ के जवानों को भी सुरक्षा के लिए साथ लिया है। राजस्थान के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बेंगलुरु में भी आईटी छापेमारी की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां के मणिपाल ग्रुप पर भी आईटी का छापा पड़ा है। बेंगलुरु में 20 से ज्यादा जगहों पर आईटी की रेड जो है वो लगातार जारी है। सभी पर टैक्स चोरी का आरोप है। तो आईटी एक्शन में नजर आ रही है और जो काला कारोबार के जरिए कमाई करने की कोशिश करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उन पर आईटी विभाग का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। गहलोत सरकार के मंत्री भी अब आईटी के रडार पर आ गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब यह छापेमारी पूरी होगी उसके बाद क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं। बुलेटिन में अब बात पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले की कर लेते हैं। दरअसल ममता के मंत्रियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता हुआ जा रहा है और अब ममता सरकार के एक और मंत्री इन एजेंसियों के रडार पर हैं। दरअसल ममता सरकार में कानून मंत्री के यहां सीबीआई का छापा पड़ा है। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने बंगाल के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक के घर पर छापेमारी की है। आसनसोल में मंत्री के आवास पर यह छापेमारी चल रही है। बता दें कि इस मामले में ईडी पहले से एक्शन में है। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक मलय घटक को सीबीआई की ओर से कई बार पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने हर बार बहाने बनाकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब सीबीआई ने उनके करीब 5 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा सीबीआई ममता के मंत्री से पूछताछ भी कर सकती है। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 27 नवंबर 2020 को सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान ईडी को गुरपदा माझी और जयदेव मंडल के घर करोड़ों की हेराफेरी का पता चला था। दोनों पर आरोप है कि ग्रुप अदा माझी में कोलकाता की 6 शेल कंपनियों के जरिए अपराध की 104 करोड़ रुपए की रकम को इधर से उधर किया गया। साथ ही यह भी आरोप है कि इस रकम से इन लोगों ने चल अचल संपत्तियां बनाई, यानी कि किस तरह से ब्लैक को व्हाइट करना है, इसको लेकर के तमाम हथकंडे इनकी ओर से अख्तियार किए गए। इस मामले में ईडी ने आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया था। करीब 181 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया गया था। इस मामले में ईडी पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से ईडी कोयला घोटाले मामले में कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। उनके खिलाफ आरोप है कि अवैध कारोबार से मिले पैसे उन तक पहुंचाए गए थे। तो अब कोयला घोटाले में जांच तेज हो गई है। क्या कुछ और नाम भी निकलकर सामने आएंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है उससे ममता सरकार बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने
तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना यह अभियान पाकिस्तान में शुरू करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत जुड़ा हुआ है और एकजुट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। शर्मा ने मंगलवार को कहा था, भारत 1947 में कांग्रेस के दौरान विभाजित हो गया था। अगर वे भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो राहुल गांधी को पाकिस्तान में ऐसा करना चाहिए। भारत में इस यात्रा को करने के क्या फायदे हैं? भारत जुड़ा हुआ है और एकजुट है। मैं राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम को पाकिस्तान ले जाने के लिए सुझाव देना चाहता हूं। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा अभियान का टाइटल सॉन्ग हिंदी में जारी किए जाने और मंगलवार को इसके टैगलाइन के कुछ घंटों बाद आया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी की अगुवाई वाला काफिला किसी विशेष राज्य में पहुंचेगा तो गीत को संबंधित स्थानीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अभियान का सीधा प्रसारण इसकी डेडिकेटेड वेबसाइट पर भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज भी कसा है। बुलेटिन में अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी के जरिए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मांग की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किए जाने के ऐलान को अच्छा भी बताया है और देश के सभी स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग की है। केजरीवाल ने ट्विटर पर इस खत को साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र। उन्होंने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया। बहुत अच्छा, लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में 100 साल से ज्यादा लग जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि सभी 10 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान बनाया जाए। एक दिन पहले भी पीएम मोदी के फैसले की तारीफ कर चुके अरविंद केजरीवाल ने लेटर में लिखा, मुझे मीडिया से पता चला कि केंद्र सरकार ने देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। ये बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, उनको अपग्रेड और आधुनिक बनाने की बहुत जरूरत है। केजरीवाल ने आगे लिखा, देश भर में रोज 27 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें करीब 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। 80% से ज्यादा सरकारी स्कूलों की हालत किसी कबाड़ खाने से भी ज्यादा खराब है। अगर करोड़ों बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तो सोचिए भारत कैसे विकसित देश बनेगा। आजादी के बाद 75 सालों में शिक्षा पर सही ध्यान नहीं दिए जाने की बात कहते हुए केजरीवाल ने लिखा, 1947 में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। देश आजाद होते ही सबसे पहले हमें भारत के हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार स्कूल खोलने चाहिए थे। कोई भी मुल्क अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना तरक्की नहीं कर सकता। 1947 में हमने ऐसा नहीं किया। ज्यादा दुख की बात यह है कि अगले 75 साल भी हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान नहीं दिया। क्या भारत अब और वक्त बर्बाद कर सकता है? केजरीवाल ने एक तरफ पीएम मोदी के ऐलान को अच्छा बताया तो यह भी कहा कि इतना करना ही काफी नहीं है। उन्होंने लिखा, आपने केवल 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करने की योजना बनाई। देश भर में 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। ऐसे तो सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। तो क्या अगले 100 साल भी हम दूसरे देशों से पीछे रह जाएंगे? देश के हर सरकारी स्कूल में शानदार शिक्षा की व्यवस्था के बिना हमारा देश विकसित देश नहीं बन सकता। तो कुल मिलाकर एक तरफ अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के कदम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में यह सुझाव भी दे रहे हैं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं और अगर सरकारी स्कूलों की हालत को बेहतर बनाना है तो फिर इसके लिए स्कूलों की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है। उन स्कूलों की संख्या बढ़ाने का मैं जिक्र कर रहा हूं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कही गई है, लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर ऐसे में सभी स्कूलों को अपग्रेड होने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। इसलिए सभी स्कूलों को एक साथ कैसे अपग्रेड किया जाए, सरकार को इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। बुलेटिन के आखिर में बात बिहार की भी कर लेते हैं। दरअसल बिहार के सीवान में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि उन्हें पुलिस वालों का भी डर नहीं है, बल्कि पुलिस वालों को अब बदमाशों से बचने की जरूरत है।
दरअसल बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बिहार के सिवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर घर की खिड़की पर पहुंचे एक व्यक्ति को भी गोली लग गई। फायरिंग के बाद सभी आरोपी भाग निकले। घटना ग्यासपुर गांव के पास हुई। पुलिस की 4 मेंबर वाली टीम रात की गश्त पर निकली थी। इसी दौरान सड़क किनारे खाट पर बैठे 3 संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली से सिसवन पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल वाल्मीकि यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वह पटना जिले के मसौढ़ी के रहने वाले थे। घायल हुए व्यक्ति की पहचान ग्यासपुर गांव के 55 साल के सिराजुद्दीन खान के तौर पर हुई है। उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। सिवान सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। बदमाशों की फायरिंग में सिपाही वाल्मीकि यादव को पेट और सीने में गोलियां लगी थी, जिसके बाद वो मौके पर ही गिर गए थे। इधर फायरिंग की आवाज सुनकर एक जो व्यक्ति अपने घर की खिड़की से देखने आया था, उसे भी गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों को सिवान सदर अस्पताल लाया गया। सिपाही को मृत घोषित कर दिया गया। सिपाही को राजकीय सम्मान के साथ पुलिस लाइन में अंतिम विदाई दी जाएगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।